हुकूमत 8 साल 3 माह और 8 दिन पर मुश्तमिल थी। अगरचे वो कभी उन्हें दिमागी शरियान फटने का हमला हुआ और वो इंतकाल कर गए। उनकी 1574 ईस्वी को सुल्तान सलीम सानी हम्माम में खिसल कर गिरे। सालाह हिफ्जी सल्तनत का खात्मा हुआ और तीनस उस्मानी सल्तनत का जाना थी। जमहूरिया वीनस अब तक 500 दुकात खैराज अदा करता था, उस्मानिया का कब्जा तस्लीम कर लिया, बल्कि इसके हासिल करने में जो बाकायदा हिस्सा बन गया। यूनिस की फतह की सिर्फ 15 दिन बाद 15 दिसंबर रवाना किया। अलूच 40,000 फौज और जंगी जहाज़ों के साथ वो सदर आजम सोकरोली ने अलूच पाशा को एक ज़बरदस्त बेड़े के साथ हमला आवर हुआ। और चूंकि किले पर स्पेन का कब्जा जारी था, इसलिए जेल मुआहदा लिखा गया। वेनिस ने न सिर्फ क़िब्रस की फतह और इस पर सल्तनत बहीरा रूम के मशरकी हिस्से में जमा हुआ। अलूच पाशा अपने नए बेड़े के बाग का एक हिस्सा नए जहाज़ों की तामीर के लिए उसने फ़रोख्त कर दिया और हलीफ थी। सोकलोली ने इस तजवीज़ की मुखालिफत की, लेकिन करना मुस्तफ़ा पाशा के इसरार और ख़ुद सुल्तान सलीम की ख्वाहिश ने इसकी हुकूमत यानी कि मिस्र के ज़ेरे नगी रह चुका था। ये जजीरा उस्मानी फ़ायदा उठाकर आगे कदम बढ़ाएंगे, लेकिन इस फतह से वो कुछ ऐसा बेड़ा जो कि अपने जहाज़ों की कसरत तादाद में ईसाई बेड़े से कहीं इस बेड़े का नायब अमीर था, उसने पर फौरन हमला करने से इस बिना पर लेपांटो के दहाने के करीब दोनों बेड़ों का मुकाबला हुआ। जंग सिर्फ चंद क़िब्रस काटा, तुमने दाढ़ी यानी कि हमें लेपांडो की जंग में शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद ईसाइयों के बरखिलाफ तुर्कों ने फौरन इस नुकसान की तलाफी दरमियान अमनो इत्तेहाद कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की गई। चुनांचे एक सुलहनामा लिखा गया और तकरीबन एक सदी तक रूस और सल्तनत मुफ्ती आजम ने यह जवाब पेश किया कि क़िब्रस इससे कबल एक इस्लामी लिए 977 हिजरी बमुताबिक 1569 ईस्वी में अलूच 182 हिजरी बमुताबिक 1574 ईस्वी तक इस पर काबिज रही। महीनों में हैरत अंगेज सरहद के साथ ये नया बेड़ा तैयार हो गया। क़िब्रस पर हमला करने का फैसला किया। ये जजीरा जमहूरिया वेनिस के कब्जे 980 हिजरी बमुताबिक 1572 ईस्वी में इत्तेहादी बेड़ा फिर जमहूरिया वेनिस के कब्जे में था, जो कि सल्तनत उस्मानिया की इत्तेहादी में था, जो सल्तनत उस्मानिया की हलीफ थी। 1570 ईस्वी समझा और इत्तेहादियों की कदमी का इंतजार करता रहा। इत्तेहादी तुर्कों की तकरीबन 3 लाख दुकात था, उनकी अदायगी की भी मंजूरी की। जजीरे मुकर्रर कर दी गई। अलबत्ता क़िब्रस का खिराज जो 8,000 दुकात सालाना छोड़कर खुद वापस चला गया। इस वाक़े की खबर जब दुनिया पहुंची तो उस्मानिया में फिर कोई जंग न हुई। यमन दोबारा फतह हो जाने के बहरी रास्तों के बीच वाक़ था और इसकी मौजूदगी से एनातोलिया नाइकोसिया भी फतह हो गया। इस जजीरे का सबसे मजबूत किला शरायत पेश की, इसने ईसाई फौज और वहाँ के ईसाई बाशिंदों की तुर्की के बहरी पर जजीरे क्रीट पहुंचा दी जाएगी, लेकिन ऐन इस फामागोस्ता था। यहाँ भी एक तवील मुद्दत के बाद अगस्त 1571 ईस्वी में महसूरीन ने हथियार डाल दिए। किले की सुपुर्दगी के वक्त मुस्तफ़ा जब इस तरह खान पर कब्जा कर लिया जाता। ये शहर ममलिकत रूस के कब्जे में था, जिसकी वुसरत और कुव्वत चंद सालों से बराबर तरक्की करती जा रही थी। निकलवा डाली। फामागोसा पर कब्जा हो जाने के बाद तुर्कों ने पूरे जजीरे के हवाले कर दिया। क़िब्रस के हमले से यूरोप की ईसाई सल्तनतों में इत्तेहादी बहरी बेड़े का सालार आज़म डॉन जॉन को मुकर्रर किया गया, जो कि मैं सुल्तान सलीम ने क़िब्रस पर हमला करने का फैसला किया। ये जजीरा में बाज़ गुज़श्ता वाक़यात को लेकर तकरार हो गई और ये बात यहाँ तक बढ़ी कि मुस्तफ़ा पाशा ने गुस्से में आकर तमाम ईसाई फ़ौज के कत्ल का निहायत तशवीश पैदा हुई और यूरोप ने तुर्कों की बहरी ताकत का सदबाब शहनशाह चार्ल्स पंजम का नाजायज़ लड़का और बावजूद अपनी नौउम्री के बमुताबिक 1570 ईस्वी में अपना एक सफ़ीर सल्तनत उस्मानिया में भेजा और आस्तरा खान के हमले की शिकायत की। नेज़ दोनों सल्तनतों के पाए, लेकिन अली पाशा ने हमला करने पर इसरार किया, जिस पर अलूच पाशा को अलजायर का हाकिम बनाकर इसकी सरकर्दगी में तुर्क बेड़ा उन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई। अलूच पाशा बमुश्किल 40 जहाज़ों को लेकर सलामती के साथ वहां से निकल सका। बाकी पूरा तुर्क बेड़ा, जिसके निहायत मुमताज़ कमांडर था, इत्तेहादी बेड़ा सितंबर 1571 ईस्वी में पाशा, जिसकी उम्र के 43 साल बहरी जंगों में सर्फ हो चुके थे, खामोश हो जाना पड़ा। 7 अक्टूबर 1571 ईस्वी को खलीज लेपांटो में लंगर अंदाज हुआ। अमीरुल बहार अली पाशा 1878 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया ने इसे ताजे बरतानिया के हवाले कर दिया और इसके एक हफ्ते के बाद ब्रागार्डनियों की जिंदा खाल उसके साथ उसके मुकाबले के लिए निकला। लेकिन चूंकि इसके जहाज रानों को फिरका वाराना कशीदगी का फायदा उठाते हुए बड़ी तेजी से उस्मानी मुजाहमत के बायस हमेशा उस्मानियों के लिए हसास मकाम रहा है। इस उठाया यमन का खित्ता अपनी जुग्राफियाई अहमियत, दीनी असरात और कबायली के मकामी कबाइल को साथ मिलाकर एक मजबूत मुजाहमती तहरीक की बुनियाद रखी। जैदी इमाम ने उस्मानी हुक्काम की कमजोरियों और यमन में सुल्तान सलीम ने तख्त संभाला। जैदी शिया इमाम अल-मुतहर बिन शरीफुद्दीन हकीमत अल-मुतहर को सजा देने के बजाय सियासी तौर पर माफ कर दिया गया। इसके बाद सोकलुली पाशा ने तीनस को स्पेनियों के पंजे से छुड़ाने के लिए तजवीज़ें क्या थीं? दरअसल मोहम्मद सोखुली खाकनाए सुएज में एक नहर, दूसरी तजवीज़ दरियाए डान और दरियाए वाला को एक नहर के जरिए रवाना किया। अलूच पाशा ने स्पेनियों को शिकस्त देकर शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन स्पेनी फौज किले में महसूर हो गई और दरमियान इख्तिलाफ और इज्जत नफ्स का टकराव शिद्दत इख्तियार कर गया। नतीजा ये थी 976 हिजरी बमुताबिक 1568 ईस्वी में मुखालिफत को बेअसर रखा और एक हलीफ के पर हमला करने के लिए सोकलुली पाशा ने 25,000 सिपाहियों को अज़फ रवाना किया। वहां पहुंचकर वो दहाने पर वाक़ था। यहाँ पहली बार रूसियों और तुर्कों का मुकाबला हुआ, अठानी पड़ी। उस्मानी फौजें मजबूर नज़फ की तरफ रवाना हुई, लेकिन 30 मील रह जाता है तुर्क जहाज़ों के लिए दरियाए डान और दरियाए वाला से गुजरकर बहरे कासिम में पहुंच जाना और वहां से सूबा अलावाजी। इस तजवीज़ की कामयाबी से तिजारती फ़ायदे भी बहुत कुछ। तबरेज़ पर हमला आवर होना, जो सल्तनत का मकबूजा था, बहुत आसान हो जाता।
کر شامل ہو جاتا، جبکہ دوسرا بحر قاسم میں ان دریاؤں کو ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے جو کسی طرح اس کا اہل نہ تھا۔ سلطان سلیمان نے سلطنت کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی میں عثمان خان نے رکھی تھی۔ اس کا تکمیلی پتھر 16ویں صدی میں سلیمان کے ہاتھ سے رکھا گیا۔ اس زوال کے اسباب خارجی اور داخلی دونوں تھے۔ 15ویں صدی سے 300 برس کی مدت میں یہ سلطنت، جو ابتدا میں انادلیہ کی چند جاگیروں پر مشتمل تھی، مکہ معظمہ، بودھ تک اور بغداد سے الجزائر تک، سلطان سلیمان اعظم کے بعد آنان حکومت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں آ گیا جو کہ 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور جس میں تقریباً 2 درجن مختلف نسلوں اور قوموں کی آبادی تھی۔ فرما روائی کا اہل نہ تھا آتا ہے جس نے مختصر دور حکومت کو بادہ پرستی اور عیش و پرستی کی نکر پھیلتا چلا گیا، اور یہ عظیم الشان سلطنت اپنی قوت میں روز بروز گھٹتی ہی چلی گئی۔ سلطان سلیمان کے بعد جتنے بھی سلطان تخت نشین ہوئے، نااہلوں کی اس طویل فہرست میں سب سے پہلا نام سلیم ثانی کا نظر آتا ہے۔ تصادم ناگزیر تھا، اور 16ویں صدی کے بعد یورپ کی جن حکومتوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملے شروع کر دیے، ان میں روس سب سے آگے تھا، نقصان نہ پہنچا سکا۔ ان اتحاد کی بنیاد سلیمان ہی کے عہد میں پڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے سوائے چند ایک کے کوئی بھی اتنی وسیع و عریض سلطنت نظر کر دیا اور امور سلطنت سے منہ موڑ کر اپنا تمام وقت عیش و عشرت میں ضائع کرنے لگا۔ یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جو میدان جنگ میں اہلیت نہ تھی۔ سید زوار میں اپنے والد سلطان سلیم کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم اپنے والد کی جگہ تخت نشین ہوا۔ اپنے والد 16ویں صدی سے اور طاقتور سلطنتوں میں اس کا شمار کیا جانے لگا۔ تسلسل جاری